इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ द G20। आजकल हम न्यूज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनते हैं G20। एक्चुअली G20 क्या है, भारत को इससे क्या फ़ायदा है, क्यों वेरियस कंट्रीज़ के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो भारत में आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो गवर्नर्स ऑफ देयर बैंक्स वो इंडिया में विजिट्स कर रहे हैं। आखिर क्या मकसद है G20 का और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा और G20 है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको ये बताऊं कि व्हाट इज़ ए G20। जी स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। ये 20 कंट्री का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी ये 20 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियंस, और नाउ 21 हो जाएगा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी अब इंडिया ने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि जिसके पास मेंबरशिप होती है वो किसी कंट्री को इंक्लूड कर सकता है। तो ये इंडिया को एक बड़ा बेनिफिट है दिस टाइम। तो अफ्रीकन यूनियन एज अ ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम नाउ 2023 से। G20 एक्चुअली एक जैसे मैंने आपको इसमें डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक समूह है। 7 डेवलप कंट्रीज़, जैसे आप लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा, USA और जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन कंट्रीज़ का रशिया हट गया है, तो इन कंट्रीज़ का जापान, इन कंट्रीज़ का जो एक 7 जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इन सब ये इन्वॉल्व होती है G20 में ऑल्सो। और ऑल्सो एट द सेम टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, 13 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं G20 में। और अगर हम उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो उन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, उनमें आपका आता है इटली हो गया। जो 7 कंट्रीज़ हैं वो तो हैं ही, इसके अदर देन जो कंट्रीज़ हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, US, जापान, इटली, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, UK, इंडोनेशिया, UAE, सऊदी अरबिया, रशिया, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन और नाउ अफ्रीकन यूनियन, जैसे अभी इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया है। तो ये 23 कंट्रीज़ हैं। व्हाट आर द मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, टू कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज़ अमंग द सेवरल कंट्रीज़ और इन बिटवीन 20 कंट्रीज़, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, यानी सतत विकास की राह पे चल सकें। और एक उन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो बेटर बन सकें, उनके रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे बन सकें, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्रीज़ में हो, और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह किसी कंट्रीज़ को ना झेलना पड़े। तो ये सब के लिए ये एक मेन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो इसका होता है G20 का, वो ये है। बेसिकली जो G20 जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और 80% इंटरनेशनल कॉमर्स और ट्रेड इन कंट्रियों के बीच में होता है। और वर्ल्ड की 85% जो GDP है वो ये G20 कंट्रीज़ जो हैं ये वर्ल्ड की 85% जो GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं ये G20 कंट्रीज़। एक्चुअली G20 में अगर हम लोग सही से देशेस को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन भी है और यूरोपियन यूनियन के कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ फिर इसमें मिल के आ जाती हैं। तो ये एक ही सारी कंट्रीज़ हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि यूरोपियन यूनियंस में जब भी ये इनके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो किस चीज़ पे इनका की फोकस होता है, तो जैसे मैंने शॉर्ट में बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। दूसरा, टैक्सेस बिटवीन द कंट्रीज़ एंड पॉलिसी फॉर्मेशन पे बात होती है। एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, रोज़गार के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन है उन पे बात होती है। करप्शन पे बात करते हैं ये लोग। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती है। जलवायु जो परिवर्तन है यानी क्लाइमेट चेंजेस पे बात होती है। वर्ल्ड के हेल्थ इश्यूज़ पे बात होती है, और ट्रेड स्टेबिलिटी के बारे में बात होती है। पीसीज पे होती है, नहीं सॉरी, पीस पे बात होती है। और टेरर जो एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में, इन पे बात होती है। इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में बात होती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब को करने के लिए, चाहे वो क्लाइमेट क्राइसिस से निपटना हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ से कोई अगर महामारी लाइक कोरोना जैसी महामारी आई थी उन सब से निपटने के लिए, या हमें ट्रेड के बारे में बात करनी है, या बायलैटरल रिलेशंस के शिप के बारे में कंट्रीज़ के बीच में बात होनी है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, फंडिंग कौन करता है, विच कंट्रीज एक्चुअली प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक्स फॉर दीज कंट्रीज विच एक्चुअली नीड द फंडिंग्स, कौन ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फंडिंग प्रोवाइड कराती हैं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको फंड प्रोवाइड कराती हैं।
तो इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया गया है। इसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी संस्थाएं हैं और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशंस ये भी इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी वो हैं जो कंट्रीज़ को कर्जा देती हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, उनके बैंक्स कर्जा में ना डूबे और उनका जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री का चलता रहे। तो ये इन कंट्रियों के बीच में चलता रहता है। एक्चुअली G20 जो कंट्री है इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई वी नीड एक्चुअली टू फॉर्मेशन ऑफ द G20 कंट्रीज़। पहले G7 कंट्रीज़ का फॉर्मेशन होता है 1973 के अप्रॉक्स में, और 1997 के आसपास में एक थाईलैंड में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है जिसमें बैंक करप्ट हो जाती हैं, बैंक करप्टेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी एक तरह से बैंक जो हैं वो डूब जाते हैं थाईलैंड के। और ये देखते ही देखते कुछ समय के बाद में कुछ और कंट्रियों में ये बैंकरप्टेंसी फैल जाती है। और इससे निपटने के लिए जो 7 जो ये डेवलप कंट्रीज़ थे इनको एक रियलाइजेशन होता है कि वाई नॉट वी इंक्लूड द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो बड़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ताकि इससे बेटर डिसीजन ले सकें और अच्छे डिसीजन होके और कंट्रीज़ के बीच में बेटर एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। और इन सब चीज़ें, चाहे वो क्लाइमेट पे बारे में बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीकल्चर, एनर्जी, करप्शन, इकोनॉमिक पीस, टेरर, इन सब पे बात हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर बात हो, तो इन सब से बेटर तरीके से निपटने के लिए 1997 में एक बैठक होती है जिसमें इन देशों के गवर्नर, बैंकों के गवर्नर होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद में इसकी ऑफिशियल जो फर्स्ट मीटिंग होती है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये रियलाइज़ करता है कि इसको जब एक पूरे विश्व में जो एक एक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और उस टाइम अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है वो डूब गई थी, तो बड़ी दिक्कत, पूरे वर्ल्ड में एक आर्थिक मंदी आ गई थी। डॉक्टर सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस टाइम जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये डिसीजन लिया था कि ये अब हर साल इन 20 कंट्रीज़ की एक बैठक होगी और उनमें ये बेटर डिसीजन तय किए जाएंगे, और डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट कंट्रीज़ उसको होस्ट करेंगी, और वो कंट्री जो होस्ट करेगी वो अपने हिसाब से एजेंडे तय करेगी। और उसमें 3 कंट्रीज़ होंगी, एक प्रीवियस कंट्री जिसने होल्ड कर चुकी है, एक जो होल्ड कर रही है और एक होल्ड करने वाली। ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं मिलके इसके एजेंडे को तय करेंगी और इस पर काम करेंगी। तो उसकी ये जो फॉर्मेशन ऑफिशियल मीटिंग 2008 में फर्स्ट टाइम होती है, 2010 में टोरंटो कनाडा में होती है, अभी कुछ लास्ट ईयर बाली इंडोनेशिया में, और इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, नेक्स्ट ईयर इसको ब्राज़ील होस्ट करेगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द इंडिया टू होस्टिंग द G20 समिट फॉर द ईयर ऑफ 2023? अगर इसके होस्टिंग के इंडिया के क्या बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिया को फर्स्ट बेनिफिट तो ये होने वाला है कि इंडिया एक ऐसी पावर के रूप में एमर्ज होगा कि जो एक सुपर पावर के रूप में इन द साउथर्न वर्ल्ड में, एक जो साउथ की दुनिया है उसमें एक इंडिया अपने आप को सुपर पावर की तरह देखेगा। जो चाइना अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया को एक कोशिश मिलेगी, एक राजनीतिक फ़ायदा इंडिया को ये मिलेगा कि इंडिया अपने आप को एक लॉन्च करेगा और प्रोजेक्ट करेगा एज सुपर पावर ऑफ द साउथ ऑफ द वर्ल्ड। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इंडिया को एक मौका मिलेगा टू टॉक बायलैटरल टॉक विद द वेरियस कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएस कंट्रीज़। जैसे आपने सुना होगा कि 9 और 10 सितंबर से 2 डेज़ अर्लियर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इंडिया आ गए थे और उन्होंने विज़िट किया इंडिया, और बायलैटरल टॉक्स हुई इन द इवनिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में। तो हमारे और यूएस के रिलेशंस बेटर होंगे, बायलैटरल टॉक्स होगी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इसमें इनके बीच में बायलैटरल टॉक्स के फ़ायदे ये होंगे कि जब ये कंट्रीज़ आपस में मिलकर बात करेंगे शायद इसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। दूसरा, इंडिया के पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी होती है कि जो भी स्टेट होस्ट करता है G20 को, वो किसी अदर कंट्री को इन्वॉल्व कर सकता है, और इस ईयर इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये ऑफिशियली अब G21 हो गया है जिसमें अफ्रीकन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द ईयर ऑफ 2023। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, और इसके एक सबसे जो बड़ा इसमें निकल का है, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो है एक रूट, एक ऐसा बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है बिटवीन द UAE, जॉर्डन, इजराइल और इंडिया और
और ये 7 जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं ओमान से लेते हुए, तो एक ऐसा रूट बनेगा जो ट्रेड में हेल्प करेगा बिटवीन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ टू द इंडिया से। एक बेटर कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है, जिसमें सऊदी अरब के किंग प्रिंस ने $20 बिलियन का कहा है कि वो इसमें खर्चा करेंगे और इंडिया भी खर्चा करेगा। तो ये सब एक बेटर ट्रेड एग्रीमेंट हो सकेंगे बिटवीन मिडिल ईस्ट टू द इंडिया ऑल्सो। तो एक मौका मिलता है कंट्रीज़ के लिए कि वो अपनी बात को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सके। और अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या अब तक कोई अचीवमेंट रही है। चलो, इंडिया ने ये अचीव किया है कि इंडिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्टिविटी बेटर हो सकेगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, और जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में उसके ऊपर बात होगी। तो दीज आर द की फोकस ऑन दिस एंड ऑफ द 2023 G20 समिट। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसने पहले क्या अचीव किया है। अगर हम लोग बात करें कोरोना महामारी 2020 में जो कोरोना महामारी थी, तो सारे देश मिलके वैक्सीन डेवलप किए थे। तो ऐसे ही ये G20 जो है मिलके काम करता है और इसके बेटर रिजल्ट आते हैं, जिसे एक 2008 में आर्थिक मंदी से निपटने में इसने हेल्प करी थी। और इसके अलावा जैसे इसने सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा था उसको एलिमिनेट किया था, उसको ख़त्म किया था। और ईरान जो न्यूक्लियर डील थी उसको इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी थी और इसको एक सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया था ईरान न्यूक्लियर डील को। तो ये इसकी की अचीवमेंट है। ऐसे ही अब इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और एक अच्छा रूट बनेगा जिससे बेटर कनेक्टिविटी होंगी। तो ऐसे रिजल्ट्स इसके इन बैठकों के निकल के आते हैं, जिसमें किसी भी कंट्रीज़ को मौका मिलता है अपने आप को लॉन्च करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे इंडिया और चाइना राइवल कंट्रीज़ हैं, दिखाना चाहते हैं कि इंडिया इज़ मोर पावरफुल एंड चाइना इज़ मोर पावरफुल। तो ये एक दिखाने का मौका मिलेगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।